ये ब्रीड्स हमने पढ़ी थी लास्ट कल वाली क्लास में। यहां तक हमने पढ़ा था, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या चीज है। अच्छा, ये क्या टेबल है कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ ब्रॉयलर फीड एंड लेयर फीड अकॉर्डिंग टू BIC 2007। अभी BIC का फॉर्म है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन जो है ना स्टैंडर्ड। ये इंडियन का एक जो है ना स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, ये जैसे पाकिस्तान ब्यूरो है। तो उनमें इनका बताया हुआ है रेशो के कितनी फीडिंग जो है ना ब्रॉयलर में और लेयर में क्या क्या चीज देनी चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है फीडिंग के लिए। तो जो है ना ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये इंडियन सिलेबस है। तो हम अगर याद भी करें, अगर क्वेश्चन के फॉर्म में ना, तो एक चीज आपने यहां से याद रखनी है, बल्कि दो चीज याद रखते हैं यहां से। एक तो है क्रूड प्रोटीन, ठीक है। टू रूम, अभी आ रहे हैं बच्चे। अच्छा, दो चीजें यहां से हम याद रखते हैं। एक तो ब्रॉयलर के राशन में जो क्रूड प्रोटीन की तादाद है वो कितनी होनी चाहिए, मतलब उनकी फीड में 22 से 24%। ये आपने याद, क्योंकि ये MCQs काफी बुकलेट्स में निकला हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ। बाकी ये सारी टेबल याद रखने की जरूरत नहीं। और जो लेयर का राशन है या उसकी फीड है, उसमें प्रोटीन्स दिए जाते हैं 16 to 18%। ठीक हो गया। तो ये आपने दो एक चीज याद रखनी है, अगर जो है ना इन चीजों को याद रखना है तो। बाकी सारी चीजें, कैल्शियम कितना देते हैं, फास्फोरस कितना देते हैं, ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। ब्रॉयलर के राशन में 22 से 24 क्रूड प्रोटीन जो प्रोटीन्स की तादाद होती है, और लेयर में 16 to 18% दिया जाता है फीड में। ये फीड की मैनेजमेंट है। दूसरा, क्या क्वेश्चन आपने याद रखना है, एक आपने याद होगा, आपको मैंने शायद जेनेटिक्स में या उसमें एक ना एनर्जी के फॉर्म्स बताए थे। जो है ना हमने डिफरेंट पढ़े थे, मेटाबॉलिक एनर्जी, ग्रास एनर्जी, डाइजेस्टेबल एनर्जी, नेट एनर्जी। तो आपको पूछ सकता है कि पोल्ट्रीज में कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज होता है, उनकी फीडिंग में दी जाती है या उनको दी जाती है, वो मेटाबॉलिक एनर्जी होती है। ME का मतलब है मेटाबॉलिक एनर्जी। ठीक है, वो एनर्जी जो फीसिस या यूरिन वगैरह से या गैसेस से लॉस होके बाद में जाती है, उससे कहा जाता है मेटाबॉलिक एनर्जी। तो ये ME आपने याद रखना है, अगर पूछ लेता है क्वेश्चन भी, तो किस फॉर्म में जो है ना एनर्जी दी जाती है पोल्ट्री को, मेटाबॉलिक एनर्जी में। जैसे मैंने आपको बताया था, वहां पे हमने पढ़े थे ग्रास एनर्जी भी था, जो टोटल एनर्जी होती है डाइजेशन से पहले, फिर आती है डाइजेस्टेबल एनर्जी, फिर मेटाबॉलिक, फिर नेट एनर्जी आती है। तो पोल्ट्रीज में मोस्टली मेटाबॉलिक फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज होता है। एक चीज ये ME आपने याद रखना है। दूसरा, सिर्फ ये याद रखना है कि ब्रॉयलर का जो फीड होती है या राशन होता है, उसमें 22 से 24% प्रोटीन्स की तादाद होती है, और जो है ना जो लेयर होता है उसमें 16 to 18% राशन मौजूद होता है। मतलब उनमें प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं फीड में, ये किए जाते हैं। उसके बाद है फीड एडिटिव्स, मॉडर्न फीड एडिटिव्स फॉर पोल्ट्री। ये अब्दुल सलाम की जो हम नेक्स्ट किताब पढ़ेंगे, जाहिर है उसमें भी सेम पोल्ट्री यही लिखी हुई है, बट वहाँ पे कुछ चीज़ें डिफरेंट आपको मिलेंगी। तो वहाँ पे उसने अच्छी लिखे हुए हैं फीड एडिटिव्स। यहाँ पे मिक्स हैं, ये इनके केमिकल्स वगैरह लिखे हुए हैं, यहाँ पे समझाना भी बहुत मुश्किल होगा। फीड एडिटिव्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो पोल्ट्री की फीड में स्मॉल अमाउंट में दिए जाते हैं, ताकि उनकी ग्रोथ वगैरह या हेल्थ या प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जाए। उसमें अभी विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, अमाइनो एसिड्स, एंजाइम्स, इवन एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं। तो ये उनकी फीड में मिला के दिया जाता है, तो वो सब्सटेंसेस को कहा जाता है फीड एडिटिव्स फॉर जो है ना पोल्ट्री। तो यहाँ पे इनके सिर्फ केमिकली नाम लिखे हुए हैं, ये यहाँ पे समझाना बहुत मुश्किल होगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, अब्दुल सलाम की किताब, वहां पे अच्छा लिखा हुआ है ये जो टॉपिक है ना वहां पे, क्योंकि नेक्स्ट बुक हम इसके बाद वो पढ़ेंगे। तो वहां से जो है ना हम अच्छे तरीके से इसको करेंगे। आई थिंक यहाँ पे पड़ी हुई है कंसाइज मटेरियल, दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये चीज हम वहां पे करेंगे। 41 पेश है पोल्ट्री। हाँ, पोल्ट्री प्रोडक्शन है ना।
ये किस में था? किसी किताब में है बट चैप्टर शायद किसी न्यूट्रिशन वाले में है या किसी और में है। फीड एडिटिव्स। क्लियर कर लेना वरना यहाँ से कर लेते हैं। है सही इसमें ये। इसने अच्छा ही लिखे हुए हैं फीड एडिटिव्स। ये फिर टाइम वेस्ट कर रहा है हमारा। नहीं नहीं पढ़ेंगे ये। मैं दिखा रहा था आपको, फिर ये वो है ना टाइम वो हो रहा है क्योंकि मैंने अभी एक पेज को पढ़ाया है ना, उसमें हमने डिस्कस किए थे ये फीड एडिटिव्स। तो उसमें यहाँ पे ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो है ना, उसके बाद क्या चीज आती है इसमें, प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स, ये एंटीबायोटिक्स, उसमें अच्छी क्लासिफिकेशन लिखी हुई है, तो वहां पे ना अच्छे तरीके से इनको डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर आपने या ये चीज आपने थोड़ी सी यहाँ पे इसको हम, वो लेते हैं ताकि वो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से हम पढ़ते हैं सेक्सिंग ऑफ चिक्स मेथड क्या होता है, उनको जो है ना आइडेंटिफाई करने के। यह भी पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट नहीं है बट हम पढ़ लेते हैं क्या 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 चीजें होती हैं। कि क्या होता है कि वो उसमें डिटरमाइन करना होता है कि जो है ना 65 पेज। अच्छा 65 पे चेक कर लेते हैं चलो। हाँ यहाँ पे देखें ये फीड एडिटिव्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये चैप्टर पता नहीं किस में दिया है इसने, न्यूट्रिशन वाले में दिया है। तो ये यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक हो गया। ये एंटीबायोटिक्स कैसे दिए जाते हैं, प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स, ये पोल्ट्री में भी ऐसे ही यूज किए जाते हैं, एंजाइम्स वगैरह। तो ये यहाँ पे चैप्टर पढ़ेंगे इसका। ठीक है। तो यहाँ पे असल में ना ये क्लियर नहीं लिखा हुआ है ना कि ये इसने सिर्फ इसकी कंपोजिशन लिखी हुई है एनिमल रिफ्रेशर की किताब में। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्रोबायोटिक्स से बेनिफिशियल स्ट्रेंथ्स ऑफ लैक्टोबैसिलस, इसका पूरा डिटेल लिखा ही नहीं है। एंटीबायोटिक्स से पेनिसिलिन, तो ये समझने की बात ये है कि ये क्या होते हैं, ये सब्सटेंस होते हैं जो उनकी फीड में दिए जाते हैं ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। बाकी ये सच यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि वो जो है ना चिक मेल है या फीमेल है, इनके मेथड्स होते हैं पोल्ट्री में। पहला मेथड है जापानीज मेथड, या जिसको वेंट मेथड या क्लोका मेथड भी कहा जाता है। ये क्या होता है, बेस्ट मेथड ऑफ सेक्सिंग इनवुट जेनिटल एमिनेंस ऑफ डे ओल्ड चिक इज सीन। क्या मतलब होता है इसका? इसमें चिक का जो वेंट रीजन होती है बैक साइड वाली, वहां से देखा जाता है, उसमें क्या नजर आता है कि अगर वहां पे बटन शेप स्ट्रक्चर है, जेनिटल में क्या होती है बटन शेप स्ट्रक्चर नजर आती है, तो वो डिक्लेयर किया जाता है कि ये मेल चिक है, और जो है ना फीमेल में वो जो है ना नजर नहीं आती है। ठीक हो गया। तो वहां पे उसके वेंट की रीजन से देखा जाता है, इसलिए उसको वेंट मेथड या क्लोका मेथड कहा जाता है। ठीक हो गया। उसको वेंट को क्लियर करके साफ वगैरह करके उसको पीछे से पकड़ के देखा जाता है, तो वहां पे छोटे छोटे बम्प या बटन शेप स्ट्रक्चर नजर आती है, तो वो उस चिक को कहा जाता है कि ये मेल है। और जिसमें बम्प वगैरह वहां पे अगर जो है ना बैक साइड पे नजर नहीं आएंगे या बटन शेप स्ट्रक्चर, तो वो फीमेल चिक होता है। तो इसको वेंट मेथड कहा जाता है और ये बेस्ट मेथड होता है। दूसरा होता है प्रोक्टोस्कोप। प्रोक्टोस्कोप ये क्या होता है, ये अभी इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से जो है ना चेक किया जाता है क्या कि ये जो है ना चिक जो है मेल है या फीमेल है। तो ये टेक्निक है या एक इंस्ट्रूमेंट है जो सेक्स डे ओल्ड चिक्स होते हैं, उनमें स्मॉल इंस्ट्रूमेंट वेंट में जो है ना एंटर किया जाता है, वहां से जो है ना लाइट की मदद से वही चीज वेंट से देखी जाती है। इसमें क्या होता है कि टाइम वगैरह बचता है, या कोई टेक्नीशियन बंदा नहीं है तो वो इंस्ट्रूमेंट की मदद से वो लाइट अंदर उसकी जो है ना वेंट की रीजन से क्रॉस करवा के वहां से वो बटन शेप स्ट्रक्चर नजर आ जाती है, जिससे डिक्लेयर किया जाता है कि वेदर इज मेल आर नॉट। ठीक हो गया। तो ये प्रोक्टोस्कोप भी यूज किया जाता है। तीसरा है ऑटो सेक्सिंग। ऑटो सेक्सिंग क्या होता है कि इससे जो है ना नेचुरली आप जो है ना उसको ब्रीड्स के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करें। मतलब काफियों में या काफी जो काम करते हैं जो है ना वहां पे, तो उन्हें पता होता है कि जो है ना ये मेल है या फीमेल है। क्यों? क्योंकि वो उनके फीदर्स को देखते हैं या कलर को देखते हैं,
जो है ना उससे वो जो है ना पहचान जाते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। तो ये खुद ब खुद जो है ना सेक्स लिंक करेक्टर उसके कलर वगैरह को देख के या फीदर्स को देख के वो खुद ब खुद जो कहा जाता है, इसमें कोई एज सच टेक्नीशियन जो है ना इन्वॉल्व नहीं होती। जैसे लेगहॉर्न्स होती हैं कुछ फीमेल्स, तो उनका जो है ना लाइटर कलर होता है, या जो मेल होते हैं उनका डार्कर होता है। तो वो जब वहां पे काम करते हैं उन्हें पता होता है, तो वो उनके फीदर्स वगैरह से या कलर वगैरह से जो है ना खुद ब खुद जान लेते हैं। बस ये चीज होती है। सेकंड चीज आज हमारी क्या है डिस्कशन की, वो है द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पोल्ट्री। पोल्ट्री का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो यूनिक है, आपको बताया है। क्या चीज है यहाँ पे, एट द बर्थ टू ओवरीज एंड टू ओविडक्ट आर देयर, बट इन अडल्ट पोल्ट्री ओनली लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट ओविडक्ट रिमेन फंक्शन। ये खुद ब खुद एमसीक्यूज है कि जो है ना पोल्ट्री में या चिकन्स में या फाउल में कौन सी ओवरी एक्टिव होती है या फंक्शनल होती है, आपने याद रखना है लेफ्ट ओवरी। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। लेफ्ट ओवरी या लेफ्ट ओविडक्ट जो है ना पेयर्स में होते हैं वैसे, बट जो लेफ्ट होती है वो एक्टिव होती है जो है ना ओवा वगैरह या योक वगैरह प्रोड्यूस करने में। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी का वेट जो होता है ना वो बहुत ही स्मॉल होता है, इसलिए जो है ना वो बाकी जो राइट साइड वाली होती है वो वेस्टिगल कहा जाता है या नॉन फंक्शनल होती है, ताकि उनका जो बॉडी का वेट है वो कम होता है, जो जिससे वो जो है ना फ्लाई फ्लाई वगैरह करने में उड़ने में उनको हेल्प देता है। तो इसलिए उनमें जो है ना जो लेफ्ट साइड वाली होती है वो एक्टिव रहती है। ठीक होगा, तो एक ही ओवरी उसमें एक्टिव रहती है। कौन सी, ये क्वेश्चन आ भी चुका है आई थिंक वीओ में, कि जो है ना कौन सी टाई ओवरी जो है वो एक्टिव होती है, लेफ्ट ओवरी आपने याद रखना है। बाकी चीजें हमने ओविडक्ट के ऊपर पांच पार्ट्स या छह पढ़े थे, जहां से ओवा बन के आते हैं ओवरी से। तो जो है ना ओविडक्ट उनको कैच करता है और फिर वो पांच पार्ट्स में डिवाइड करता है, जैसे वो एक की फॉर्मेशन होती है। उनका अभी स्पेसिफिक रोल होता है, जैसे इनफंडिब्यूलम हमने पढ़ा। उसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद मैग्नम होता है जो अल्ब्यूमिन को सीक्रेट करवाता है, फिर स्टमस आता है जो शेल की मेम्ब्रेन होती है उसको बनाने में काम हेल्प करता है, और यूट्रस जिसे शेल ग्लैंड कहा जाता है, ये जो है ना उस ऊपर वाली हार्ड स्ट्रक्चर बनाता है। फिर वजाइना से वो जो है ना ओवी पोजीशन हो जाती है। तो ये ओवरऑल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। सारे उनसे क्वेश्चन नहीं आता, डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन सी टाइप जो है ना ओवरी की जो है ना एक्टिव है, वो है लेफ्ट ओवरी, जो आपने याद रखनी है। उसके बाद आता है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फाउल। डाइजेस्टिव भी आपने याद रखना है, कौन कौन सी चीजें आती हैं। डाइजेस्टिव आपको पता है फैट डाइजेशन या हाई एनर्जी फीड वगैरह को वो किस तरीके से एडॉप्ट कर रहा है, यह सिस्टम होता है। सबसे पहले बीक जो होती है, माउथ, वहां से जो है ना टीथ वगैरह तो नहीं होते हैं, स्लाइवा वगैरह होता है प्रोड्यूस, लुब्रिकेशन होती है। मोस्ट ऑफ द जो है ना वर्क इन तीन पार्ट्स होते हैं, स्टमक के दो होते हैं बट क्रैब को भी कहा जाता है, वहां पे होता है। फिर इसोफेगस, इसोफेगस से आता है सिस्टम क्रैब, क्रैब के बाद प्रोवेंटिकुलस, फिर गिजर्ड, फिर जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन सीका वगैरह लार्ज क्लोका से निकल जाता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बट ये सारा याद रखने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पे याद रखना है फाउल में दो चेम्बर्ड स्टमक होता है, टू चेम्बर्ड, ये आपने याद रखना है। जैसे हमने वहां पे रूमिनेट में पढ़ाए थे, चार चेम्बर थे, र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसोम एंड एबोमेसोम। तो यहाँ पे दो चेम्बर्ड होते हैं स्टमक के, एक होता है प्रोवेंटिकुलस, दूसरा होता है गिजर्ड। ठीक हो गया। क्रैब को आपने स्टमक का पार्ट नहीं समझना है, ठीक हो गया, क्रैब को स्टमक का पार्ट नहीं समझना है। ऊपर क्या होता है, ईसोफेगस होता है। ईसोफेगस क्या करता है, माउथ टू क्रैब कनेक्शन एक ट्यूब होती है जो फूड वगैरह को ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद ईसोफेगस के नीचे एक रीजन होती है या जगह होती है जिसे कहा जाता है क्रॉप। ठीक हो गया, ईसोफेगस के बिल्कुल नीचे। इसका काम क्या होता है, ये फीड को टेम्पररी स्टोर करता है। इसकी जो है ना पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है कि इट इज द enlargement पार्ट ऑफ इसोफेगस हैविंग फंक्शन ऑफ टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड। इसका सिर्फ ये काम होता है, ये सेक की तरह एक छोटा सा बर्ड की नेक पे देखेंगे तो आपको एक स्वेलिंग जो है ना टाइप जगह मिलेगी जिसको क्राप कहा जाता है। तो इसका ये इसोफेगस के बिल्कुल नीचे होता है एनलार्जमेंट पार्ट, स्वेलिंग पार्ट। इसका काम होता है ये फीड को टेम्पररी स्टोर करता है। क्या करता है, टेम्पररी स्टोर करता है, और इसी का कोई काम नहीं है। मेन जो स्टमक का काम होता है या डाइजेशन का काम होता है, दो जगह पे होता है, एक होता है परवेंटिकुलस,
दूसरा होता है गिजर्ड। ठीक हो गया, ये आपने याद रखने हैं। प्रवेंटिकुलस अगर पूछा जाए कि फाउल के में ना स्टमक में कितने टाइप ऑफ चेम्बर्स हैं, तो वो आपने याद रखना है, दो ही है। एक प्रवेंटिकुलस, एक जो है ना गिजर्ड, दो है। क्रैब को स्टमक में आपने कंसीडर नहीं करना है। प्रवेंटिकुलस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ये भी अब्दुल सलाम की बुक में अच्छा लिखा हुआ है, बट वर्बली में बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होती है कि ना प्रवेंटिकुलस जो है ना डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करता है। तो फीड की अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ कि केमिकल डाइजेशन यहाँ पे होती है। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपने पढ़े होंगे, ह्यूमंस में भी होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो प्रोटीन को डीनेचर करते हैं, या पेप्सिन वगैरह प्रोटीन वगैरह फीड में है तो उसको डाइजेस्ट करने का काम यहाँ पे होता है प्रोवेंटिकुलस में। ये जो है ना, इसका अदर नेम क्या है बर्ड्स में, ग्लैंडुलर स्टमक इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लैंडुलर स्टमक कहा जाता है। दूसरा आता है वेंट्रिकुलस, या जिसे गिजर्ड भी कहा जाता है, या मस्क्यूलर स्टमक, ये तीन नाम है गिजर्ड के। ठीक हो गया। इसमें क्या होता है कि जो फीड वगैरह आई है, ये उसको ग्राइंडिंग का काम करता है। ठीक हो गया, उसको छोटे छोटे पीसेस में ग्राइंड करता है ताकि वो डाइजेस्ट सही हो सके। तो ग्राइंडिंग का काम है, तो हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन हो रही है। क्या हो रही है? मैकेनिकल। ये एक यहाँ पे किताब में नहीं लिखा हुआ, मैं बता रहा हूँ कि MCQ इस फॉर्म में भी आ सकता है कि मैकेनिकल डाइजेशन पोल्ट्री में कहाँ पे होती है, किस पार्ट ऑफ स्टमक में। तो आपने याद रखना है गिजर्ड में होती है। अगर पूछा जाए केमिकल, क्योंकि यहाँ से केमिकल्स वगैरह निकलते हैं, जैसे HCl मैंने बताया, एंड पेप्सिन वगैरह, ये एंजाइम्स होते हैं जो उनको प्रोटीन्स वगैरह को डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं। तो केमिकल डाइजेशन होती है प्रवेंटिकुलस में, और जो है ना मैकेनिकल डाइजेशन होती है गिजर्ड में। यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ स्मॉल स्टोन्स होते हैं जिसको ग्रिट कहा जाता है। यहाँ पे शायद नहीं लिखा हुआ है, GRIT। ठीक हो गया। ये बर्ड्स वगैरह लेके आते हैं फीड में, ये यहाँ पे आते हैं गिजर्ड में, ताकि उसको जो है ना आराम से लुब्रिकेशन हो सके। और उनकी, क्योंकि टीथ तो उनके पास, बर्ड्स के पास है ही नहीं जिससे वो फीड को ग्राइंड करें। तो ये गिजर्ड में ऐसी यूनिक चीज होती है, ताकि वो स्टोन्स की मदद से उस फीड को ग्राइंड करता है। ठीक हो गया, क्या करता है? ग्राइंड करता है। तो ये आपने याद रखना है, गिजर्ड में फीड की ग्राइंडिंग होती है, और केमिकली डाइजेशन जो होती है वो प्रेवेंटिकुलस में होती है। तो ये दो स्टमक के मेजर पार्ट होते हैं फाउल में, प्रेवेंटिकुलस जिसको ग्लैंडुलर भी कहा जाता है, और गिजर्ड को मस्क्यूलर स्टमक भी कहा जाता है। ये आपने थोड़ा सा जहन में बिठाना है। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ये गिजर्ड में होती है। तो मैकेनिकल एंड जो है ना केमिकल, दोनों ये न्यू वर्ड्स हैं। इनसे भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि मैकेनिकली गिजर्ड में होती है और केमिकली परवेंटिकुलस में होती है। एक क्वेश्चन 2023 में आया था कि जो है ना ह्यूमन के लिवर की तरह जो है ना कौन काम करता है पोल्ट्री का, और ये ऑप्शन में थे, क्रैब भी था, परवेंटिकुलस भी था, और गिजर्ड भी था। ये पोल्ट्री में शायद क्वेश्चन था कि ह्यूमन का लिवर है, इस टाइप ऑफ फंक्शन पोल्ट्री का कौन सा डाइजेस्टिव ऑर्गन करता है। ठीक हो गया। तो वहां पे लिवर फिर ऑप्शन में था नहीं, तो ये दो थे। तो फिर हम जो है ना किसकी तरफ जाएंगे, आपने याद रखना है, प्रवेंटिकुलस की तरफ जाएंगे डाइजेशन के केस में, क्योंकि उसने डाइजेशन का वर्ड दिया था। ये भी क्वेश्चन आज मैं ग्रुप में भेजूंगा। क्यों? क्योंकि प्रवेंटिकुलस में क्या होता है, प्रवेंटिकुलस में भी केमिकल डाइजेशन होती है। जैसे लिवर बाइल वगैरह केमिकल्स को तोड़ के या एंजाइम्स वगैरह प्रोड्यूस करके बाइल बनाता है, ऐसे ही बर्ड्स में प्रवेंटिकुलस जो होता है ये केमिकली काम करता है। जैसे HCl मैंने बताया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और पेप्सिन, ये प्रोटीन्स वगैरह को तोड़ के जो है ना उसको स्मॉल पीसेस में करते हैं ताकि वो सही से पास हो सके या डाइजेस्ट हो सके। तो इसलिए आपने याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन अभी ये तो रिपीट नहीं होगा क्योंकि इसी साल हुआ है, तो बट ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो प्रोवेंटिकुलस का मेजर काम होता है केमिकली डाइजेशन में, और मैकेनिकली जो है ना गिजर्ड में होता है। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। बाहर वाली जो रीजन होती है उसको क्लोअका कहा जाता है, ये जहां से कॉमन ओपनिंग होती है डाइजेस्टिव की, रिप्रोडक्टिव की। रिप्रोडक्शन भी यहाँ से करता है, डाइजेशन और यूरिन वगैरह भी यहाँ से। तो ये मेन पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट होती है। उसके बाद है कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म किसे कहते हैं? ये एक जो है ना वाइस है बर्ड्स में, और फीदर पिकिंग इन पोल्ट्री। ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है। कैनिबलिज्म में क्या होता है कि बर्ड जो है ना एक दूसरे का मांस वगैरह या एक दूसरे को बाइट करना एक जो है ना शुरू कर देते हैं। तो
ये चीज आपने याद रखनी, उसे क्या कहा जाता है, कैनिबलिज्म कहा जाता है। ईटिंग ऑफ ओन स्पेशीज मतलब एक दूसरे को जो है ना वो खाते रहते हैं, उनका फ्लैश वगैरह खाते रहते हैं, गोश्त वगैरह या जो मसल्स होती हैं, या उनके जो फीदर्स होते हैं, फीदर्स को वो एक दूसरे को जो है ना बाइट कर लेते हैं, या जो है ना ऐसे वो लड़ने वाला सिस्टम उनके पास होता रहता है कि जब वो बड़े झुंड में होते हैं, ये जो है ना उससे ये चीज होती है। ठीक हो गया। तो उसे कैनिबलिज्म कहा जाता है। ये क्यों होता है, आपने ये याद रखना है कि ये होता क्यों है। ये होता है ओवर क्राउडिंग की वजह से। क्यों होता है, अगर एक स्पेस है वहां पे आपने 50 बर्ड्स खड़े करने हैं, ठीक है, वहां पे स्पेसिस बनाई जाती हैं पोल्ट्री फार्म्स में ना, तो वहां पे अगर आपने 100 बर्ड्स जो है ना रख दिए, तो ये क्या हो गया, ओवर क्राउडिंग हो गई। ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, ये जो है ना कैनिबलिज्म प्रोड्यूस होता है या अपीयर होता है। इससे क्या होता है कि वो एक स्पेस पे जो है ना एडजस्ट नहीं हो पाते, उससे क्या करते हैं वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ये आपने कभी देखा होगा। ठीक हो गया, तो उससे कैनिबलिज्म कहा जाता है। तो ये ओवर क्राउडिंग की वजह से होता है, या फीडिंग आप नहीं कर रहे, जिसमें फाइबर लेक फीडिंग की जाती है, या फाइबर फ्री डाइट अगर आप दे रहे हैं जिसमें फाइबर्स नहीं है। फाइबर्स ये होते हैं कि उनका पेट भरा हुआ होता है, भले वो कम खाते हैं बट उनका पेट भरा हुआ होता है, वो सुकून से सोए होते हैं। अगर जो है ना आपने फीडिंग वगैरह सही नहीं दी, तो उससे क्या होता है, वो भूखे होते हैं, हंग्री होते हैं, तो वो एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं या खाना शुरू कर देते हैं, तो उससे भी ये चीज बढ़ती है। तो ओवर क्राउडिंग की वजह से लैक ऑफ फीडिंग या वाटर विटामिन की भी डिफिशियंसी होती है। और जो है ना ज्यादा अगर आपने लाइट वगैरह ऑन की है, तो उससे भी जो है ना वो एग्रेसिव हो जाते हैं, ताकि इसलिए पोल्ट्री हाउसेज में लाइट को ऑफ किया जाता है टाइमली, ताकि वो रिलैक्स फार्म में रहें। तो ये होती है, बट पेपर में इसका एक पूछा गया था काज, तो वो ओवर क्राउडिंग उसने दिया था ऑप्शन में, यहाँ पे ओवर क्राउडिंग नहीं लिखा है कैनिबलिज्म का, कि जो है ना कैनिबलिज्म को किस तरीके से प्रिवेंट किया जाता है, किस तरीके से उससे बचाया जा सकता है बर्ड्स को। तो वो ओवर क्राउडिंग को खत्म करेंगे तो ये चीज खत्म हो जाती है। तो ये एसपीएससी के अकॉर्डिंग ये मेजर काज था कि ओवर क्राउडिंग। ठीक है, ओवर क्राउडिंग आपने याद रखना है, बाकी फीडिंग वगैरह ये चीज भी होती है बट इससे एज सच नहीं है। बट ओवर क्राउडिंग मेजर इसका काज है कि ओवर क्राउडिंग जब होती है तो वो जाहिर सी बात है कि एक स्पेस पे 50 की जगह आप वहां पे 100 बर्ड्स को खड़ा करेंगे, तो वो आपस में लड़ेंगे नहीं तो और क्या करेंगे, एक दूसरे को जाहिर है वो खाना शुरू करेंगे। ठीक हो गया, तो ये आपने चीज याद रखनी, ओवर क्राउडिंग। बिल्कुल होती है ना, मैंने आपको बताया ना ये 3 4 काजेज इसके, ओवर क्राउडिंग के साथ फीडिंग एंड वाटरिंग की भी होती है, विटामिन मिनरल्स। ठीक हो गया, ये इसमें सारे हो गए, ब्राइट लाइट। बट मेजर देखो ना, आपको क्वेश्चन दिखाता हूं आपको मैं, ये क्वेश्चन आया था कैनिबलिज्म से। चलो फिर ढूंढेंगे तो वो हो जाएगा। बट ये क्वेश्चन आया था, जिसने पास पेपर देखा होगा। आज मैं क्वेश्चन ये शेयर करता हूँ कैनिबलिज्म का। तो आपने क्या याद चीज याद रखनी है, इसका मेन काज क्या है, ओवर क्राउडिंग है। फीडिंग का भी होता है, ठीक है, जैसे भाई ने एक ने भेजा भी है, ये चीज भी होती है। बट आपने याद रखना है ओवर क्राउड, क्योंकि ओवर क्राउडिंग अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप वहां पे, उसने दिया था लाइटिंग दिया था और मेडिसिन दिया था शायद, इंजेक्शन वगैरह से उसको खत्म कर सकते हैं, तो फिर आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 3 चीजें आपने ये चीज याद रखनी है। ठीक हो गया, ये है कैनिबलिज्म। उसके बाद क्या चीज है जो है ना, वो है एग प्रोडक्शन कैरियर ऑफ लेइंग, एंड जो लेयर्स होते हैं उनके बारे में कुछ चीजें आज हम पढ़ते हैं जो आपने याद रखनी है। एग कब स्टार्ट करना, लेयर कब स्टार्ट करता है, एग देना। एग प्रोडक्शन ये वीक्स आपने जहन में बिठाना है। एग प्रोडक्शन कब स्टार्ट होती है, 22 वीक्स में। ये वीक्स में याद रखना है, मंथ को छोड़ दें। 22 वीक्स में वो अंडे देना शुरू करता है, लेयर, लेयर बर्ड की बात हो रही है। सही है। अगर वो पूछ ले कि सेक्सुअली मेच्योर कब होता है, वो सेक्सुअली मेच्योर अगर पूछा जाए, तो आपने याद रखना है लेयर होता है 16 to 17 वीक्स में, मोस्टली मोस्ट प्रोबेबली 16 वीक्स। ठीक है, 16 वीक्स में वो होता है मेच्योर। उसके बाद 22 वीक्स में क्या होता है, उनमें अंडे देना का प्रोडक्शन या प्रोसेस शुरू हो जाता है। पीक एग प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा जो हाई लेवल पे एग देता है, वो कितने वीक्स में देता है, एज में 32 to 35 वीक्स ऑफ एज, मतलब 32 से 35 वीक की एज में वो पीक प्रोडक्शन होती है उसकी अंडों की। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्लाइन हो जाता है, और रिप्लेस कब किया जाता है, 18 मंथ के बाद
लेयर को रिप्लेस किया जाता है, मतलब वो ओल्ड हो चुका होता है, यहाँ 72 वीक्स। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, अगर पूछ ले कि लेयर को किस एज में रिप्लेस किया जाता है, वो होता है 72 वीक्स में। सही है, ये आपने इस वीक्स में याद रखने। और सेक्सुअली मैच्योर कब होता है? 16 वीक्स में। एक प्रोडक्शन स्टार्ट कब करता है? 22 वीक्स में। और रिप्लेस उसे कब किया जाता है? 72 वीक्स में। ये तीन पॉइंट्स आपने लेयर से रिलेटेड याद रखनी है। ठीक है, और ज्यादा डिटेल में ना जाए, कोई इशू नहीं है। 16 वीक्स में वो सेक्सुअली मेच्योर होता है। एग प्रोडक्शन शुरू करता है 22 वीक में, और उससे रिप्लेस किया जाता है 72 वीक्स में। ये चीज आपने याद रखनी है। बाकी इसके ये फेसेस दिए हुए हैं। ठीक हो गया, 22 वीक टू 42 वीक्स, फिर 43 वीक्स टू, ये क्या क्या चीजें होती हैं उनमें, ये एक प्रोडक्शन केस के डिटेल्स दी हुई हैं। उसके बाद आता है एबनॉर्मल एग्स। अभी कुछ एबनॉर्मल एग्स भी बनते हैं, ये चीज क्या होती है इनको भी समझते हैं। अच्छा चलो, आज क्या है फिर? एबनॉर्मल एग्स। एबनॉर्मल एग्स क्या है? ये वो एग्स हैं जो साइज में डिफर हो, क्वालिटी उनकी शेल की या उनमें इंटरनल कंटेंट जो है वो नॉर्मल एग से हट के जो है ना उनसे डिफरेंट हो, तो उनको एबनॉर्मल एग्स तस्लीम किया जाता है। अभी इनमें कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे क्या चीज लिखी हुई है? डबल योक एग। डबल योक एग क्या होते हैं? वो एग्स जिनमें एक की बजाय दो योक्स मौजूद होते हैं। ठीक है, वरना तो नॉर्मली एग में एक ही योक होता है। बट इस कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि ये एबनॉर्मल है, तो एबनॉर्मल में कोई चीज में डिफरेंस तो होगा। क्या डिफरेंस है? कि अंडे में दो योक्स मौजूद होते हैं। ठीक हो गया, ये क्यों होते हैं? ये कोई जो है ना न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो गई, ठीक हो गया, स्ट्रेस हो गया, वही फैक्टर, जेनेटिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है एज के हवाले से भी। तो ये क्या बनते हैं? एबनॉर्मल योक एग्स होता है। क्या होता है? टू ओवर रिपनिंग एट द सेम टाइम और वन ओव्यूम pushed back into the oviduct at the same time when another ovulation takes place। सिंपली इसको समझते हैं कि क्या होता है कि टू योग्स प्रोड्यूस होते हैं एक ही टाइम पे। ठीक है, ओव्यूम या जिसे आप योग कहते हैं, वो एक ही टाइम पे दो रिलीज होते हैं, ठीक, ओवरी से। तो वो क्या होते हैं? अभी एक जेल में इनक्लोज्ड हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि उस कंडीशन को जो है ना डबल योग एग्स तस्लीम किया जाता है। सही है। हाँ। हेड सोचे मथे जो चॉकलेट है चॉकलेट। पैसा बोलेंगे ना। ना ना माँ थी। ठीक है। ठीक हो गया। तो क्या है डब्ल्यू के? ये तो इसके नाम से भी जाहिर है। बट आपने याद रखना ये होता किस में है, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। मोर कॉमन इन पुलेट देन ओल्डर हेन्स। पुलेट आपको पहले क्लास में बताया था, ये क्या होता है? जो अभी अंडे देने जो है ना के लायक है, या जो फर्स्ट टाइम ले कर रही है, उससे पुलेट कहा जाता है। ठीक हो गया, तो ये कॉमन होता है, किस में होता है किसी में नहीं होता है, ये चीज आपने याद रखनी है। जो है ना, कभी कभी सम ओल्डर हेन्स में भी ये कंडीशन होती है, क्योंकि ये जेनेटिकली भी देखा जाता है। तो कुछ ब्रीड्स में ये होता है डब्ल्यू के प्रोडक्शन, कुछ में नहीं होता। बट मोस्ट कॉमनली जो फर्स्ट लैंग पीरियड होता है हेन्स का, जिन्हें पुलेट कहा जाता है, उनमें देखा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आया था 2023 में कि डब्ल्यू के एग्स आर कॉमन इन। तो उसमें स्टेटमेंट में उसने ऑप्शन दिए थे, और उसमें ये एक डी ऑप्शन भी था शायद, कि जो है ना किस में होता है किस में नहीं होता है। तो ये आपने चीज जहन में बिठानी है। मोस्ट कॉमन जो यंग हैंड्स होती हैं उनमें होता है, जिन्हें पुलेट कहा जाता है, ओल्डर से। बट सम केसेस ओल्डर में भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस याद रखनी। अगर डायरेक्ट वो देता है कि मोर कॉमन डबल योक एग्स किस में होता है, ओल्डर हैंड्स में होता है, यंगर हैंड्स में होता है, ऑप्शन इस कंडीशंस में देता है, तो फिर आपने जो है ना यंग हैंड्स करना है। अगर जो है ना जैसे 2023 में उसने पूछा है, वो अगर फॉर सपोज क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, तो जो है ना, तो जो है ना आपने वो चीज करनी है कि दोनों में ही होता है।
कभी कभी किस जो है ना ब्रीड्स में या किस हैंड्स में होता है, किसी में नहीं भी होता है। तो ये जो है ना प्रोन होता है सभी में। ठीक है, जेनेटिकल फैक्टर है जो है ना कि जिनमें जेनेटिकली डबल योग पैदा करने की सलाहियत होती है, या मोस्ट प्रोबेबली पुलेट्स में होता है जो यंग मेच्योर्स होती है। उसके बाद क्या है, मीट स्पॉट एंड ब्लड स्पॉट रिजल्ट ऑफ हेमरेजेस इन ओवरी एंड ओविडक्ट। ठीक है, जब ओवरी एंड ओविडक्ट पे हेमरेजेस ब्लीडिंग के निशान बनते हैं उनको कहा जाता है मीट स्पॉट या ब्लड स्पॉट। ब्लड स्पॉट क्या है, जब स्मॉल रेड टाइप ऑफ जो है ना क्या कहते हैं हेमरेजेस योग पे या अल्ब्यूमिन पे बनते हैं। क्यों, वहां पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं ओवरी या ओविडक्ट में वो रिप्चर हो जाती है। क्या हो जाती है, रिप्चर हो जाती हैं, तो जाहिर है वहां पे ब्लीडिंग हो जाती है जिसको ब्लड स्पॉट कहा जाता है। तो योग पे होंगी तो आपको पता है योग कहाँ से डिस्चार्ज होता है या सीक्रेट होता है, वो इन्फंडिब्युलम से होता है। अगर ब्लड स्पॉट योग पे देखी जाएंगी तो हम कंसीडर करेंगे कि हेमोरेजेस ऑफ ओवरी आर इन्फंडिब्युलम में हुई हैं। अगर ब्लड स्पॉट अल्ब्यूमिन में देखे जाएंगे तो वो उसको कंसीडर किया जाएगा कि ये हेमोरेजेस जो आए हैं वो मैग्नम में कोई जो है ना ब्लड वेजल्स में से क्या कहते हैं रिप्चर हुआ है या वहां से जो है ना डिस्चार्ज हुई है। तो अल्ब्यूमिन मैग्नम से होता है और योक जो है वो इनफंडिबुलम से होता है। तो ये इतनी कंडीशन इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद तीसरी क्या है, एन एग विद इन एग कंडीशन। ठीक हो गया, एग इन एग कंडीशन क्या होती है कि फुली फॉर्म एग जो है ओविडक्ट में वो बेक हो जाता है इनफंडिबुलम में, और वहां से फिर एक योक आ जाता है जहां से वो दोनों क्या होते हैं वही कंबाइन हो जाते हैं ड्यू टू रिवर्स पेरास्टलाइसिस ऑफ ओविडक्ट। मतलब ओविडक्ट फिर उसको दोबारा बेक करती है पुश, जहां से फिर दूसरा तैयार हो जाता है, इससे दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो एग विथ इन एग कंडीशन होती है। ठीक है, एक फुली फॉर्म्ड एग है वो बेक हो गया पीछे ओविडक्ट में, और वहां से एक और योक आ गया, क्या हो गया, एग का लेयर आ गया तो वहां से वो स्टिक हो जाते हैं, इसको कहा जाता है एन एग विथ एन एग कंडीशन। ठीक हो गया। तो ये क्या होता है, इरेगुलर ओव्यूलेशन हो गई। योक जो है ना यहाँ तो बहुत ही जल्दी पहले रिलीज हो गया टाइम से, यहाँ कोई हार्मोन में इम्बेलेंस आ गया, यहाँ जो है ना उनकी मसल्स वगैरह अगर ओल्डर हैंड्स हैं तो उनकी मसल्स वीक हो जाती हैं उसकी वजह से, यहाँ कोई स्ट्रेस आ गया है चिकन को तो इससे ये कंडीशंस हो जाती हैं, तो ओविडक्ट में रिवर्स पैरालिसिस हो जाती है। ठीक होगी, तो ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये भी अब नॉर्मल तस्लीम की जाती है। लास्ट इसकी हम डेफिनेशन ही पढ़ पाएंगे, 1 मिनट बचता है। मोल्टिंग, मोल्टिंग किसे कहते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस होता है बर्ड्स में जिसमें ओल्ड फीदर्स जो होते हैं वो रिप्लेस होते हैं न्यू वंस में। प्रोसेस ऑफ शेडिंग एंड रीन्यूइंग फीदर्स, मतलब जो ओल्ड फीदर्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं न्यू फीदर्स में, उसको कहा जाता है मोल्टिंग। ठीक है, ये साल में 1 दफा या 2 दफा होती है हैंड्स में। ठीक हो गया, ताकि उनकी जो है ना वहां पे उस टाइम मोल्टिंग के दौरान वो एक प्रोडक्शन रोक देते हैं और जो है ना फीदर ग्रोथ वगैरह होती है। तो क्लास अगर खत्म हो जाए तो आपने लिंक को दोबारा ज्वाइन करना है। मोल्टिंग इंशाल्लाह अच्छे से कल पढ़ेंगे, फिर ब्रोडीनेस से, फिर मेथड ऑफ फीडिंग है हाउस के मेथड से, फिर ये क्लास हमारे यहाँ से खत्म हो जाएगा।